अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अजीब शाहिद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये सुन लें कि टॉपिक क्या है। टॉपिक वही है थर्ड जनरेशन वाला जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था। याद करें मैंने आपको सेकंड जनरेशन पढ़ाई थी। सेकंड जनरेशन के अंदर मैंने ये बताया ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ हो रहे थे हमारे पास, और भी दीगर चीज़ें हैं मैंने उसके बारे में बताया था। मैग्नेटिक कोर के बारे में बताया था, बैच प्रोसेसिंग के बारे में बताया था। ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से पहले सेकंड जनरेशन में बता दी थी। सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बता दी थी। अब हम मूव करेंगे किस पे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त मेरे पास ये बुक खुली हुई है और कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 6 है हमारे पास। और यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेकर 1971 तक ये हमारे पास चले। यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे और ये कब से लेकर कब तक हमारे पास चली थी, 1956 से लेकर 1963 तक ये हमारे पास चली थी। और फिर उसके बाद 1964 से लेकर 1971 तक हमारे पास कौन सी जनरेशन चली, थर्ड जनरेशन, जिसको हम 3G भी बोलते हैं। 3G याद होगी आपको मेरी पिछली वाली मिसाल जोंग 4G के नाम से। तो जाहिर सी बात है अगर मैं उसके आगे 3G लगा दूँगा तो थर्ड जनरेशन क्या लगेगा, और अगर 4G है तो फोर्थ जनरेशन, यानी कि फोर्थ जनरेशन इस वक्त चल रही है। लेकिन अभी मैं थर्ड जनरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बोले यूज ऑफ ICs फर्दर डिक्रीज साइज ऑफ कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी, लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर वेयर इंट्रोड्यूस। पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कंप्यूटर ICs के बारे में पहले बात कर रहा हूँ मैं। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट तो है, ये बात तो हम जानते हैं कि सर्किट तो हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेट क्या हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया। ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर मेरे पास इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। तो ये ट्रांजिस्टर जो है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर किसके बराबर था, 10 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था, ऐसी है ना। तो इन्होंने करा कि अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर जमा कर लिए एक ही जगह पे और उसको एक चिप के अंदर इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड यानी कि इंटीग्रेट कर दिया। तो वो एक छोटी सी चिप बन गई जो बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि ऐसे समझ लें कि ये जो एक IC है ना, IC ये कम से कम 1000 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है, 1000 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अच्छे खासी वैक्यूम ट्यूब्स के ये बराबर है। और बहुत सारी लगी हुई होती हैं कंप्यूटर के अंदर ICs। अगर आप अपने कंप्यूटर केस हटा के देखो तो ऊपर ICs आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। तो आपको आई होप यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस पे बेस करते हैं, ICs पे बेस करते हैं। याद रखिएगा उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर नहीं होते थे, क्या होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ करते थे। आगे चलते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर वे इंट्रोड्यूस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एस पास्कल, कोबोल। मैंने आपको याद करें जो एक पहली वाली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो जो थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जावा आती है, सही है, कोबोल आती है, फोर्ट्रान आती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज, पास्कल आती है, पाइथन आती है, HTML आती है। ये सब क्या है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जो ह्यूमन समझ सकता है, जो इंसान समझ सकता है, बात समझ में आ रही है। और लो लेवल लैंग्वेज वो हैं जो इंसान नहीं समझ सकता, वो कंप्यूटर समझता है। हमें बाद में उसको ट्रांसलेट करके उसको देना होता है। पहले हम लिख लेते हैं प्रोग्राम अपने पास, जो भी सॉफ्टवेयर हमें बनाना होता है, और फिर हम उसको फर्दर डिवाइड करके कंप्यूटर को दे देते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देते हैं। आई होप यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। कीबोर्ड एज इनपुट, मॉनिटर एज आउटपुट, ऑल्सो इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द यूज of computer was extended to database management and automatic industrial control. IBM 360 and IBM 370 are the example of this generation of computer. तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के हमारे पास सिस्टम यानी कि यूज़ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा, जिसमें रियल टाइम है, हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या होते हैं, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हम सेकंड चैप्टर के अंदर विद डिटेल पढ़ेंगे, सही है। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा रियल टाइम क्या होता है और टाइम शेयरिंग क्या होता है।
दी यूज़ ऑफ कंप्यूटर वेयर एक्सटेंडेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट। आप शायद डेटाबेस के बारे में भी जानते हो। डेटाबेस जो है बिल्कुल हमारा एक लास्ट चैप्टर है डेटाबेस के नाम से, वो भी हम बहुत डिटेल में उसको पढ़ाने वाला हूँ। मैं उसको डिटेल में उसको लेक्चर दूंगा उसका। तो डेटाबेस भी हम अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होती है, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल, IBM 360। IBM 360 एक बहुत बड़ी इसकी वो है, मतलब कि एक प्रोडक्ट है इस कंप्यूटर की, यानी कि इस जनरेशन में जो एक कंप्यूटर आया है हमारे पास उसका नाम क्या है, IBM 360 एंड IBM 370 आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो याद रखिएगा कि ये जो थर्ड जनरेशन है इसके अंदर क्या थे हमारे पास, ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव था, ये कंप्यूटर भी एक्सपेंसिव था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया था। सेकंड जनरेशन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बिकम स्मॉलर फास्टर चीपर, यानी कि चीपर से मैंने जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर उससे बहुत ज़्यादा चीपर था। सही, जितना ये चीपर था उससे ज़्यादा चीपर ये था थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है। सही, आपको आई होप यहाँ पर अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। लेस एक्सपेंसिव, यानी लेस का मतलब एक्सपेंसिव तो था लेकिन कम एक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो मैं मूव करने वाला हूँ इस वक्त फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर। तो फोर्थ जनरेशन जो है आज के दौर में यूज़ हो रहे हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको अच्छी तरीके से। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट, यानी कि इस वक्त जो हमने इस कंप्यूटर में नॉर्मली जो वीडियो बना रहा हूँ, जिस कंप्यूटर में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, इस पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर रेडी कर रहा हूँ। तो ये कौन सा कंप्यूटर है मेरे पास, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन का जो है कंप्यूटर मेरे पास इस वक्त टिल प्रेजेंट है, प्रेजेंट। सही, तो आगे वो लिखते हैं 19, याद रखिएगा 1971 के बाद से जो कंप्यूटर है वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वॉज रेवोल्यूशनरी which caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computer. They used semiconductor memories, RAM and ROM. Magnetic storage become popular. More high-level languages were introduced, C++, Java, etc. These computers are used in almost every field in life, like space application, business and art work. आगे लेकिन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज दिस जनरेशन ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUIS एग्जाम्पल आर एप्पल मैकिन्टोश IBM PC। अच्छा, मैं इसको समझा देता हूँ। पहले माइक्रो प्रोसेसर के बारे में समझाऊंगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, देखें उन्होंने सबसे पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स दिए हमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन में उन्होंने ट्रांजिस्टर दे दिए, जो एक ट्रांजिस्टर 10 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था। तो ट्रांजिस्टर आ गया हमारे पास। अब उन्होंने थर्ड जनरेशन में हमें ICs दे दी। ICs के अंदर ICs क्या था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर के बराबर था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर। सही है, तो वो ट्रांजिस्टर के बराबर था। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये बहुत सारी ICs के बराबर है। बहुत सारी जो ICs है ना, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 10 ICs रखी हुई मेरे सामने और मैं उसके बराबर में एक प्रोसेसर रख दूँ माइक्रो प्रोसेसर, तो मैं बोलूँगा ये 10 IC रखी हुई है ना, ये एक माइक्रो प्रोसेसर इन 10 ICs के बराबर है, 10 ICs के बराबर है। और बहुत सारी हो सकती हैं ICs, लेकिन जो एक माइक्रो प्रोसेसर है वो इन सब ICs के बराबर है। यानी कि बहुत सारी ICs किसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट कर दी गई। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है अच्छे तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें ICs भी नज़र आ रही हैं। तो आई होप माइक्रो प्रोसेसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, अब इतनी सारी ICs उन्होंने इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी हैं, तो कंप्यूटर की स्पीड तो वैसे ही तेज़ हो जानी है। यानी कि जब IC जब हमने लगाई थी कंप्यूटर के अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर, तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी, स्पीड जो है फास्ट हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम बहुत सारी ICs को एक जगह मिला दें तो कंप्यूटर की स्पीड और बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो उन्होंने यही काम करा। उन्होंने क्या करा, बहुत सारी ICs को मिलाया एक जगह पे और क्या बना दिया, माइक्रो प्रोसेसर बना दिया, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और साथ में उन्होंने रैम भी बनाई। रैम इसको किसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है आगे जाके बात करेंगे, रैम के बारे में बात करेंगे और रोम के बारे में बात करेंगे। रोम, तो रोम क्या होती है, रोम के बारे में। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मैग्नेटिक स्टोरेज, जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक एक ड्रम लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो स्टोरेज उसके अंदर कर रही होती है। जैसे कि CD है ना, CD वो ऐसे समझ लें एक
प्लेट होती है, मैग्नेटिक प्लेट होती है जो एक हार्ड ड्राइव के अंदर लगी हुई होती है और उसके अंदर सारी स्टोरेज हमारे पास सेव हो रही होती है। ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। अभी मैं आपको 4th जनरेशन समझाना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या था क्या नहीं था उसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ। बस याद रखिएगा ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आगे आने वाली चीज़ें हैं। सब हम जितनी भी कंप्यूटर के यानी कि जो बुक है हमारे पास इसके अंदर सब चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं आगे हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। याद रखिएगा रैम भी इसके अंदर हमारे पास मौजूद थी, 4th जनरेशन के अंदर मौजूद थी। रोम हमारे पास 4th जनरेशन के अंदर मौजूद थी। मैग्नेटिक स्टोरेज हमारे पास जो है 4th जनरेशन के अंदर मौजूद थी। बिकम पॉपुलर मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई लाइक C++, जावा। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये कब आई हैं हमारे पास 4th जनरेशन के अंदर आई, सही। और इसके अंदर एक लैंग्वेज और है विजुअल बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट वालों की एक लैंग्वेज है, बड़ी ज़बरदस्त लैंग्वेज है जिस पे मैं अगर बोलूँ MS वर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो विजुअल बेसिक पे बना है, सही है। एक्सेल अगर आप यूज़ करते हो तो वो किस पे बना है, विजुअल बेसिक पे बना है। और अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करते हो तो वो किस पे बना है, विजुअल बेसिक पे बना है। तो ये सारी क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और लैंग्वेजेस जो हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर को अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना उसको सारी लैंग्वेजेस आती हैं तभी वो कोई सॉफ्टवेयर बना पाता है। और अगर मैं ये बोलूँ जो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं ये किसके लिए यूज़ होता है, स्पेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते थे, बिजनेस के लिए यूज़ होते थे, एडवर्क इसके लिए यूज़ होते थे। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा यूज़ होता था, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज दिस जनरेशन। ऑल्सो सो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि अगर अभी आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है यानी कि जो मेरी स्क्रीन की एक पूरी पिक्चर है इसके अंदर आपको ग्राफिक्स भी नज़र आ रहा है, कलर भी नज़र आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है आपको, कलर भी नज़र आ रहे हैं यानी कि ग्राफिक्स है। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में तो बात सुनी होगी, चीज़ें सुनी होंगी, तो उसके अंदर क्या होता है हमें कलर ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कलर वाली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो कहने का मकसद यही है कि ग्राफिक्स जो है इन विंडोज़ के कंप्यूटर के अंदर अप्लाई हो जाती थी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती थी वो ग्राफिकली होती थी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसा मेरा इंटरफेस जैसा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कट का साइन है, यहाँ पे मिनिमाइज़ का साइन है, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का साइन है। तो ये सब क्या है ग्राफिकली मुझे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे GUI। और IBM PC मैग्नेटोश और IBM PC इस जनरेशन की जो है हमारे पास क्या है मिसाल एग्जाम्पल है कि ये PC जो है इस जनरेशन में हमारे पास मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। तो मैग्नेटोश क्या होता है और IBM क्या है, मैग्नेटोश जो है हमारे पास मैशिनटोश जो है हमारे पास, अच्छा इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना MACIN मैशिनटोश जो एक PC है हमारे पास, किसने बनाया है, एप्पल की कंपनी ने बनाया है ये। और बड़ी ज़बरदस्त मशीन थी जिसके अंदर फर्स्ट टाइम 1981 या 1984 के अंदर ये बना था। और इसके अंदर सबसे पहले GUI को लाया गया यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को लाया गया। तो यहाँ पे 4th जनरेशन के अंदर एक चीज़ हमारे पास और इन्वेंशन आई थी, वो थी GUI। याद रखिएगा कौन सी इन्वेंशन थी हमारे पास, GUI। जो आप विंडोज 7 वगैरह देखते हो वो सब क्या है हमारे पास GUI पे बेस्ड करती हैं, हमें पूरा उनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है। तो आई होप आपको ये 4th जनरेशन भी समझ में आ गई होगी। और रैम के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। रैम क्या आती है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या आती है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। रैम के बारे में तो आप शायद जानते हो और रोम के बारे में भी आप शायद अच्छी तरीके से जानते हो। रोम क्या होता है जो आपके मोबाइल में मौजूद होती है, स्टोरेज जिसको हम बोल रहे होते हैं। और रैम क्या होती है आपके कंप्यूटर में जो एक स्लॉट लगी हुई होती है, उसके अंदर एक डिवाइस लगी हुई होती है हमारे साथ, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रैम। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप आपको 4th जनरेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी मैंने फर्स्ट कर दिया उसको बेचारे को। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अब ये बियॉन्ड क्या चीज़ है, 5th जनरेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड के बारे में बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। अभी पहले ये पढ़ लें। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। कंप्यूटर बी कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन। दिस कंप्यूटर आर controlled machines like robots will also be able to process human languages. The branches of AI include machine learning, deep learning, natural language processing, robotics and expert system। यानी कि मतलब यह है कि एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन एक आदमी है, सही है, वो हर काम कर रहा होता है हमारा, सही है। कि कहने का मकसद ये है
कि मैं अगर किसी चीज़ पे दिमाग चला रहा हूँ तो कंप्यूटर भी उस चीज़ पे दिमाग चलाएगा। सही है, मैं अगर कंप्यूटर से बात करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर भी मुझसे बात करेगा, ऑटोमेटिकली बात करेगा। ऐसे समझ लें कि मैं किसी स्कूल जाता हूँ, किसी भी स्कूल में जाता हूँ तो आगे सबसे पहले जो ऑफिस के अंदर एक मैम बैठी हुई होती हैं। सही है, तो आप क्या करते हो, उससे बात करते हो, बातचीत करते हो, एडमिशन वगैरह का पूछते हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं उस मैम की जगह मैं किसी कंप्यूटर को बिठा दूँ और वो आपसे बिल्कुल मैम की तरह बात करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल थोड़ा इरिटेट होगा, आपको अजीब सा लगेगा। लेकिन वो जो मैम बैठी हुई है ना वहाँ पे, वो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर होंगे वो आपसे बाकायदा आपसे बात कर रहे होंगे, आपकी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से वो सारी हमारे साथ बात जो है बात कर रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम। और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, इंडस्ट्री, तो उनके अंदर रोबोटिक्स होंगे। रोबोटिक्स से मुराद ये है कि जितने भी काम हो रहे होंगे वो सब क्या कर रहे होंगे, रोबोट्स कर रहे होंगे। जिसकी वजह से जो है बहुत सारी जॉब्स वगैरह जो है लोग उससे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, अपने कामों से छूट जाएंगे। बहुत सारी तबाहियाँ भी मचने वाली हैं टेक्नोलॉजी की ज़्यादा तरक्की करने से। लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ 5th जनरेशन में क्या होने जा रहा है इस वक्त। जो रोबोट होंगे ना, रोबोट वो चलते फिरते रोबोट, यानी कि कंप्यूटर जो चलता फिरता एक रोबोट होगा और वो सारे काम कर रहा होगा हमारे। और दूसरी बात, बियॉन्ड क्या है? बियॉन्ड, ये जो बियॉन्ड है 5th जनरेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बियॉन्ड क्या चीज़ है? बियॉन्ड ऐसे समझ लें नैनो टेक्नोलॉजी का नाम है। नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैं आपको भी बताता हूँ। ऐसा समझ लें कि नैनो टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि आपको याद होगा आपके पास जो एक फ़ोन होता था। कौन सा फ़ोन? वो एक 1100 एक कीपैड वाला मोबाइल होता था हमारे पास। यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन होती थी, यहाँ पे बटन हुआ करते थे इस तरीके से, जैसा मैं बना रहा हूँ। छोटा सा अजीब सा फ़ोन है लेकिन समझ में आ जाएगा आई होप आपको। इस तरीके का फ़ोन होता था कीपैड वाला, तो उसका नाम था 1100, पर नहीं, नोकिया 1100 उसका नाम था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको आई समझाने के लिए, 1100 नोकिया 1100 उसका नाम था। और जब भी आप उससे मतलब कि उसको यूज़ करते थे तो उसके अंदर जो एक सिम लगती थी वो थोड़ी लार्ज साइज़ की होती थी। अगर आप जोंग वगैरह के इसके अंदर सिम लगा रहे हो तो क्या होती थी, लार्ज साइज़ की सिम होती थी, कोई इतनी बड़ी सिम होती थी वो हमारे पास ऐसी होती थी, इतनी बड़ी सिम होती थी वो, उसके अंदर जाके फिट होती थी, बड़ी सिम होती थी वो। अब जो नॉर्मली जो टच मोबाइल आपके पास आ गए हैं, स्मार्टफोन जो आपके पास आ गए हैं, उनके अंदर कोई नैनो सिम लगती है इतनी सी। तो ये बड़ी थी, ये छोटी, ये बड़ी थी, ये राइट वाली छोटी थी, ये बड़ी थी। तो कहने का मकसद ये है नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाई हो गई 5th जनरेशन के अंदर। 5th जनरेशन आ गई है, हल्की फुल्की 2021 में आ जाएगी 5th जनरेशन जो है। और ये कहने का मकसद ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है साथ में। नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं हम? बियॉन्ड को बोलते हैं। जो बियॉन्ड है ना आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड किसको हम बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर आता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। क्वांटम कंप्यूटर से मुराद ये है कि कंप्यूटर जो है आपसे आपकी नेचुरल लैंग्वेज में बात करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग। लेकिन अभी ऐसा है नहीं कि कंप्यूटर हमसे जो है नेचुरल लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हमसे कंप्यूटर भी बात कर रहा है। इसकी सीधी सीधी मिसाल क्या है, आप अगर प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ पर देखें जाके, प्ले स्टोर पर गूगल असिस्टेंट के नाम से एक ऐप होती है, गूगल असिस्टेंट, उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उससे बात करने की कोशिश करें। उर्दू में आपसे वो बात नहीं कर पाएगा, लेकिन इंग्लिश में वो आपसे बात कर लेगी। वो जो मशीन है वो आपसे बात कर लेगी, आपके मसले हल कर देगी। अपने आप जो भी उससे पूछोगे, अगर मिसाल के तौर पे मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मुझे फ़ौरन से उसका आंसर दे देगी, खुद वॉइस में, वो भी वॉइस में। यानी कि ये नहीं है कि लिख कर हमें शो करती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, वॉइस में शो करेगी भाई ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। सिंपल बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन अभी जो बियॉन्ड है ना वो कम्प्लीटली आया नहीं है। बियॉन्ड से मुराद क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक आई नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग जब आएगी तो जो नेचुरल लैंग्वेज होगी ना, जैसे मैं उर्दू बोलता हूँ तो उर्दू में ही मैं उससे बात कर रहा हूँ और उर्दू में वो चीज़ हमें जवाब दे रही होगी। उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज़ हमें, जिस चीज़ से हम कुछ पूछें और वो हमें रिपीट में जवाब दे, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है या डिवाइस है, हम उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब किस में आएगी? 5th जनरेशन के अंदर आएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी प्रेजेंट है, बियॉन्ड प्रेजेंट बोले ना, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बोली, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग। नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम
कंप्यूटिंग मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्वांटम भी लिख देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये देखें मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग लिख दिया यहाँ पे, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आई होप यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। क्वांटम कंप्यूटर से मुराद ये है कि आप अगर अपने ओप्पो के मोबाइल देख लो ना, तो उसके अंदर क्वांटम के प्रोसेसर लगे हुए हैं, क्वांटम के, अच्छा क्यू के बाद जो है ना ए और आएगा, वो मैंने लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम प्रोसेसर जो है, आप अगर ओप्पो के मोबाइल देख लो, ओप्पो जो आपके पास कैमरे जिसके आप कैमरे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं आपको, वो अगर आप देख लो तो उसके जो कैमरे होते हैं उसके अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ओप्पो के जो मोबाइल होते हैं उसके अंदर प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, वो किसके लगे होते हैं, क्वांटम प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो बोला प्रेजेंट इन बियॉन्ड, प्रेजेंट इन बियॉन्ड, यानी कि क्वांटम इस वक्त क्या है हमारे पास, क्वांटम कंप्यूटिंग इस वक्त क्या है हमारे पास, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो क्वांटम प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है इस वक्त मौजूद है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वो आने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता आएगी हमारे पास, तरक्की कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उस पर काम चल रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारी जो जनरेशन हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। 5th जनरेशन यानी कि 5 जनरेशन अभी तक आई हैं हमारे पास, 6th जनरेशन भी आएगी इसके बाद, जिसके अंदर होलोग्राम वगैरह आएगा हमारे पास, लेकिन वो बात की कहानी है, अभी 5th जनरेशन को तो आने दें पहले, सही। तो वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ मैं, बस बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है मेरे पास, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली बार जो हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे, अगली बार हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे हम। तो वीडियो को लाजमी आप देखिएगा, इस वीडियो को जो आने वाली है, कमिंग सून में है, अभी आएगी, जल्द आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और हाँ यार कमेंट में पूछ भी लिया करो, सवाल भी कर लिया करो, और हाँ वीडियो को पूरा देखा करो भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।